आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है खूबसूरत परी और जादुई बगीचा। एक समय की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा था, लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात ये थी कि वो कोई मामूली बगीचा नहीं था, बल्कि वो एक जादुई बगीचा था। वहाँ हर एक चीज जादुई थी। वहाँ जो भी फल फूल थे, पेड़ पौधे थे, सब कुछ जादुई था। उस बगीचे की रखवाली एक परी किया करती थी और वो किसी को भी उस बगीचे में आने नहीं देती थी। ऐसा कहा जाता था, उस बगीचे में जिसने भी जाने की कोशिश की या फिर गया, वो वापस लौटकर नहीं आया। ऐसा लोगों का मानना था और सालों से यही कहानी चली आ रही थी। बहुत से लोगों ने वहां जाने की कोशिश भी की, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए। उस बगीचे में वही इंसान जा सकता था जो बहुत नेक दिल हो, जो हमेशा दूसरों के फायदे के बारे में सोचे, जो हमेशा दूसरों की तकलीफ को दूर करने की कोशिश करे। तो इस तरह से इस बगीचे के बारे में दूर दूर तक ये कहानी प्रचलित है। शेखर, जो एक साम्राज्य का राजकुमार था, उसका राज्य इस जादुई बगीचे से काफी दूर था। उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, किंतु उसके साम्राज्य में एक विपदा आ जाती है और ये विपदा तभी जा सकती थी जब कोई जादुई फल तोड़कर लाए और उसके रस को निचोड़कर साम्राज्य के मुख्य द्वार पर डाले। शेखर को भी इस जादुई फल के बारे में पता चलता है, किंतु पहले से ही सब जानते हैं, जादुई फल को लाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। एक रात शेखर अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता है और वो अपने साम्राज्य की हालत के बारे में सोचता है और बहुत सोचने पर अंततः वो निश्चय करता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, साम्राज्य की भलाई के लिए हमें उस जादुई फल को लाने के लिए जाना ही पड़ेगा। हम उस जादुई फल को जरूर लाएंगे। और ये सोचकर अगले दिन सुबह ही वो अपने जाने की योजना बनाता है। उसके साथ उसका दोस्त भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो काफी मजा किया था। शेखर अपने दोस्त के साथ जादुई फल लाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु सभी कठिनाइयों को पार करते हुए आखिरकार वे दोनों उस गांव के पास पहुंच जाते हैं जहां से जादुई बगीचे को देखा जा सकता था। राजकुमार शेखर अपने दोस्तों से कहता है, सबसे पहले हमें इसी गांव में रुककर उस जादुई बगीचे के बारे में लोगों से जानकारी एकत्र करनी चाहिए, क्योंकि हमें उस बगीचे के बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। ऐसा सोचकर वो दोनों वहीं गांव की सराय में जाकर रुक जाते हैं। जब वे दोनों लोगों से उस जादुई बगीचे के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं, तो सभी लोगों की अपनी अलग अलग सोच और प्रतिक्रिया थी। गांव के सभी लोग उनको उस बगीचे में जाने से मना करते हैं। राजकुमार जो भी उस बगीचे में गया है, जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। आप वहां जाने की सोचो भी मत। गांव के सरपंच शेखर को सलाह देते हैं। उस जादुई बगीचे के बारे में ऐसी खतरनाक बातें सुनकर एक बार तो शेखर भी घबरा जाता है, लेकिन अपनी प्रजा और अपने साम्राज्य का ख्याल आते ही वो अपने निश्चय पर अटल रहने की सोचता है। इतना दूर आने के बाद अब मैं वापस नहीं जा सकता। साम्राज्य और प्रजा की भलाई के लिए मुझे ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। अपने इरादों को चट्टान की तरह मजबूत करके वो निश्चय करता है, आने वाली पूर्णिमा के रात को हम बगीचे में जाएंगे और वहाँ से जादुई फल तोड़ कर लाएंगे। शेखर के पास एक जादुई तलवार भी थी, जिसे उसने एक बहुत ही ताकतवर जादुई शैतान को मारकर हासिल किया था। तो जैसा पहले से तय किया जा चुका था, पूर्णिमा की रात को शेखर और उसका दोस्त, जिसका नाम जंगे था, उस जादुई बगीचे के तरफ चल पड़ते हैं और कुछ ही समय में वो लोग जादुई बगीचे से मात्र 10 कदम की दूरी पर पहुंच चुके थे।
जंगे बीच बीच में मजाकिया बोल भी बोलता है, लेकिन उसे बहुत डर भी लग रहा था। बगीचे के द्वार पर पहुंचकर शेखर निश्चय करता है कि वो जादुई बगीचे में प्रवेश करेगा। जैसे ही शेखर अपने पैर को जादुई बगीचे में रखता है, किनारे में ही उसे इतना जोर का झटका लगता है कि वो दूर फेंका जाता है। तभी उसके सामने बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी होती है। वो रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी तरफ देखना भी मुश्किल हो रहा था। किसी तरह आंखें मिचमिचाते हुए शेखर उसकी तरफ देखता है तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत परी दिखाई देती है। वो शेखर से बोलती है, मैं इस जादुई बगीचे की रखवाली करती हूँ। यहाँ पर किसी भी मनुष्य को आना मना है। जिसने भी आने की कोशिश की उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तुम एक अच्छे इंसान दिखाई देते हो, मेरी सलाह मानो, यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। अब शेखर भारी मुश्किल में पड़ जाता है। जंगे उसके पास आता है और अपने मजाकिया अंदाज में बोलता है, राजकुमार मुझे तो पहले से ही बहुत डर लग रहा था सरकार। अब तो परी ने भी बगीचे में घुसने से मना कर दिया है। हमें अपने राज्य में वापस लौट जाना चाहिए। इसे में जान की सलामती है सरकार। जब जान ही नहीं बचेगी तो काहे का जादुई फल और काहे की राज्य की भलाई। किंतु शेखर अभी भी अपने इरादे पर अटल था। वो सोच ही रहा था, तभी उसे एक जादुई सिक्का याद आता है। वो जंगे से बोलता है, अरे जंगे, तुम्हें वो जादुई सिक्का याद है जो मैंने एक बहादुरी प्रतियोगिता में जीता था और उसमें मेरी बहादुरी से खुश होकर एक विचित्र से बूढ़े बाबा ने मुझे दिया था और कहा था कि जब भी कभी तुम्हें मेरी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत हो मुझे बुला लेना। लेकिन याद रखना, मैं बस एक बार ही आऊंगा, उसके बाद फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। हाँ कुमार, बिल्कुल अच्छे से याद है। मैं भी तो वही था उस समय आपके साथ। तो अब उस सिक्के को इस्तेमाल करने का समय आ गया है जंगे। ये कहकर शेखर ने अपने कुर्ते की गुप्त जेब से वो सिक्का निकाला और उसे जमीन पर रगड़ते हुए मन ही मन में कोई जादुई मंत्र बुदबुदाया। देखते ही देखते फिर से काफी तेज रोशनी हुई। शेखर और जंगे दोनों की आंखें चौंधिया गई। उस रोशनी में से एक सफेद चमकदार दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ और शेखर से उसने पूछा, कहो शेखर, मुझे कैसे याद किया? क्या मुसीबत आ गई? शेखर बोला, प्रणाम बाबा, मेरे साम्राज्य पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बिना इस जादुई फल के वो मुसीबत खत्म नहीं होगी। परी ने भी मुझे इस बगीचे में घुसने से मना किया है, लेकिन अपने साम्राज्य की भलाई के लिए मेरा उस फल को प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप ही उस फल को पाने में मेरी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर बूढ़े बाबा मुस्कुराकर बोलते हैं, तुम बहुत बहादुर और नेक दिल राजकुमार हो शेखर। अपने प्राणों की चिंता किए बगैर अपनी प्रजा की भलाई के लिए रास्ते की सारी कठिनाइयों को पार करते हुए इतनी दूर इस खतरनाक जादुई बगीचे तक पहुंच गए हो। ये काम तुम ही कर सकते हो। फिर वो आगे कहते हैं, मैं तुम्हें एक बहुत बड़े राज की बात बताता हूँ। ये जो जादुई बगीचा है, किसी समय ये तुम्हारे पूर्वजों का साम्राज्य हुआ करता था। ये सुनकर शेखर को बहुत आश्चर्य होता है। बूढ़े बाबा आगे बोलते हैं, यही पास में देखो, तुम्हारे दादा के दादा को जमीन में दफनाया गया था। वही तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ से 10 कदम दूर जाओ और वो मिलेंगे। बस इतना ही कहकर वो गायब हो जाते हैं। शेखर वहीं जाकर बैठ जाता है।
जहाँ उसके दादा को जमीन में दफनाया गया था, और वहाँ बैठकर मन ही मन मदद के लिए उनको याद करने लगता है। तभी बहुत जोर से हवा चलने लगती है। वो एक जादुई हवा की तरह होती है। वहाँ चारों तरफ ढेर सारे सूखे पत्ते होते हैं जो हवा से उड़ जाते हैं, और जहाँ शेखर के दादा को दफनाया गया था वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। वो एक सुरंग का रास्ता होता है। शेखर को तुरंत उस बूढ़े बाबा की बात याद आती है और वो खुश हो जाता है। वो तुरंत गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। वो भी एक तिलिस्मी गुफा थी। जैसे ही वो अपना पैर गुफा के अंदर रखता है, एक झटके में वो अपने आप को जादुई बगीचे के एकदम बीचों बीच पाता है। वहाँ पहुंचकर बहुत आश्चर्यचकित होता है। उसने ऐसी चीजें आज तक कभी नहीं देखी थी। सभी फल एक दूसरे से बात कर रहे थे और वे काफी मजाकिया थे। आम शेखर से बोलता है, अरे बदबूदार, लगता है रात भर सोए नहीं, तभी यहाँ आकर सो रहे हो। और सब हंसने लगते हैं। उस जादुई बगीचे में सारे पेड़ एक जगह से दूसरी जगह चल रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। अंगूर, सेब, संतरा सब बात कर रहे थे। उनकी बातें बहुत ही मजाकिया थी और बात करते करते वे सब जोर जोर से हंस रहे थे। शेखर ने आम के पेड़ के सामने खड़े होकर पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो सबसे ज्यादा चमकदार जादुई फल कहाँ है? उनमें से एक आम जो काफी बड़बोल था, वो तपाक से बोलता है, हाँ जाओ, उस कोने में है। रानी परी अभी सो रही है, तुम जाकर ले सकते हो। बोलने के बाद वो सोचता है कि उसने क्या बोल दिया और खराब सा मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। शेखर बहुत खुश होकर जादुई फल की तरफ जाता है। तभी रानी परी को आहट हो जाती है कि कोई उसके बगीचे में आ गया है। वह तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाती है और जैसे ही शेखर फल तोड़ने ही वाला होता है, वो तुरंत अपनी जादुई छड़ी से शेखर को गिरा देती है। शेखर लगभग बेहोश हो जाता है। वो परी शेखर को मारने ही वाली होती है कि शेखर की आंख खुल जाती है। वो अपनी जादुई तलवार निकालता है और परी उस तलवार पर गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है, पूरा दृश्य ही बदल जाता है। वो परी एक खूबसूरत राजकुमारी के रूप में आ जाती है। सभी पेड़ पौधे सिपाही के भेष में आ जाते हैं और सब अपना सिर शेखर के सामने झुकाकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल में वो परी एक राजकुमारी थी और सारे पेड़ सिपाही थे, लेकिन एक जादूगर ने उन्हें ऐसा बना दिया था और ये भविष्यवाणी हुई थी, एक सच्चा राजकुमार ही उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। राजकुमारी शेखर को वो जादुई फल देती है और साथ ही उससे विवाह करने का आग्रह भी करती है। शेखर खुशी खुशी इस बात के लिए हाँ कह देता है। वो राजकुमारी और जादुई फल के साथ वापस अपने राज्य लौट आता है, जहाँ धूमधाम से बहुत जोर शोर से उनका स्वागत होता है। वो उस फल के रस को निचोड़कर साम्राज्य के मुख्य द्वार पर डालता है, जिससे राज्य की आपदा खत्म हो जाती है और उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी का धूमधाम से विवाह हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा शेखर की तरह बहादुर, समझदार और दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए। हमें हमेशा राजकुमार की तरह बहादुर होना चाहिए। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो एक दिन आपको अपनी मंजिल जरूर मिल जाएगी। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले।